हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर एज अ पोइट, एज अ ड्रामेटिस्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे एज अ पोइट। इन्होंने कितनी पोएम्स लिखी, कितने सोनेट्स लिखे, कौन कौन से सोनेट में क्या क्या है, वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। विलियम शेक्सपियर जो पैदा हुए थे 1564 में और 1660 में जो है इनकी डेथ हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है। और 1564 में कहाँ पे पैदा हुए? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में पैदा हुए, वारविक शहर में ये जगह है। और इसको स्ट्रैटफोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड शहर भी कभी कभी बोलते हैं। और इनके फादर का नाम जो है जॉन था। क्या था? जॉन, जो कि ग्लो मेकर था। ऑफिशियल टाउन में एक ग्लो मेकर था। इनकी मदर जो है मैरी आर्डन थी। एक लैंडेड फैमिली से, अच्छी फैमिली से थी इनकी मदर मैरी आर्डन। Likely educated at Stratford Grammar School, learning Latin and classical literature। तो इन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली? स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल से। स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल से एजुकेशन ली। उन्होंने लेटन पढ़ी, क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा। तो ज्यादातर लेटन और क्लासिकल लिटरेचर पे उन्होंने ध्यान दिया स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल में। 18 ईयर्स के थे तो इन्होंने शादी की एने हाथवे से। किसके साथ शादी की? एने हाथवे से। कब? 18 साल की उम्र में। और 3 बच्चे हुए इनको। एने हाथवे से शादी करके 3 बच्चे हुए, सुजाना, हेमनेट एंड जुडिथ। ठीक है, जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने भी इमेजिन किया है, बोला है कि इसकी एक सिस्टर थी जुडिथ, मगर सिस्टर तो नहीं थी। एक्चुअली क्या थी? इसका जो है जुडिथ मतलब बेटी थी। ठीक है, सुजाना, हेमनेट एंड जुडिथ, 3 बच्चे थे इसको, विलियम शेक्सपियर को। बात करेंगे इसकी जर्नी की। शेक्सपियर इज ऑफन कॉल्ड बार्ड ऑफ एवॉन, क्योंकि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में पैदा हुआ। एवॉन में पैदा हुआ, बार्ड बोलते हैं पोइट को, पोइट ऑफ एवॉन। बार्ड मीन्स पोइट, सॉन्ग राइटर, बिकॉज ऑफ हिज बर्थ प्लेस बाय द एवॉन रिवर। एवॉन रिवर के साथ में जो टाउन था, वहां पे उसको जो है बर्थ हुई, तो उसको बोलते हैं बार्ड ऑफ एवॉन। द अफेक्शनेट टाइटल बार्ड ऑफ एवॉन सेलिब्रेट्स हिज स्टेटस एज अ इंग्लैंड नेशनल पोएट। इसको इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी बोलते हैं। अच्छा, बात करेंगे इनकी जो फेमस प्लेज की, थोड़ी सी बात करेंगे तो डिटेल में हम एज अ पोएट डिस्कस करेंगे इसको। प्लेज में जो है इनका क्या है, एक्चुअली में ये पोएट थे। प्लेज जो है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बाद में कि प्लेज कौन कौन से हैं, बट एक्चुअली पोएट डिस्कस करेंगे। इसकी जो है पोएम्स, 2 लॉन्ग पोएम्स इसने लिखी हैं। प्लेग ईयर, जब प्लेग आया था, प्लेग ईयर 1593 टू 1594, इन्होंने जो है 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं। वेनस एंड एडोनस 1593, द रेप ऑफ ल्यूक्री 1594। वेनस एंड एडोनस 1593 और द रेप ऑफ ल्यूक्री 1594, ये जो उन्होंने क्या लिखी हैं पोएम्स, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं। और इन्होंने जो है 154 सोनेट्स लिखी, 154 सोनेट्स लिखी और पब्लिश कब की? 1609 में 154 सोनेट्स लिखी और पब्लिश कब हुई? 1609 में। इसमें लव है, ब्यूटी है, टाइम है, मॉर्टेलिटी है, इसकी थीम है इनकी सोनेट्स की। बात करेंगे इसके वर्क्स की, जो वर्क एज अ प्ले राइट। एसी ब्रैडले ने इसकी प्लेज को डिवाइड किया है 3 किस्म में। एसी ब्रैडले जो है, इनने शेक्सपियर की प्लेज को एनालाइज करके इनकी प्लेज को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया है। पहला डिवाइड किया है कॉमेडीज। कॉमेडीज जो है लाइट हार्टेड ह्यूमरस है, मतलब लाइट हार्टेड है, ह्यूमरस है। और दूसरे जो है बोला है हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज में आते हैं इंग्लिश हिस्ट्रीज, और उसके बाद ट्रेजेडीज। ट्रेजेडीज में आते हैं सीरियस ट्रेजेडी, हेमलेट और ओथेलो। ये एज ए प्ले राइट हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे इसको अच्छी तरीके से। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसका एक बार्डोटरी टर्म है, या बार्डलोटर। बार्डलोटरी जो है ये आइडियलाइज, इसको बोलते हैं आइडियलाइज करना शेक्सपियर को, उसी की जीनियसनेस को, उसकी विजडम को, उसकी पोएटिक मास्टरी को जो है क्या करना? आइडियलाइज करना, उसको सुप्रीम मानना, दैट इज बार्डोलेटरी, उसको पूजा करना। ठीक है, बार्डोलेटर मतलब वो इंसान जो उसको पूजा करता है, जो इसको वर्शिप करता है, जो इसको आइडियलाइज करता है। और ये टर्म किसने दी थी? ये टर्म दी थी जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने। कब? 1901 में जॉर्ज बर्नार्ड शाह जो है मॉडर्न ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने इसको टर्म दी बार्डोलेटरी, जिसमें इन्होंने शेक्सपियर को जो है क्या किया है, मतलब क्रिटिसाइज किया है, बोला है कि जो उसको मानने वाले हैं
बार्डलरिज्म होता है, बार्डलरिज्म एक ऐसा टर्म होता है, बार्डोटर इससे ही निकला है। बार्डलरिज्म क्या होता है, ये वो प्रैक्टिस होती है जिससे हम क्या करते हैं, सेंसर करते हैं टेक्स्ट को, अच्छा पार्ट जो है उसको रखते हैं, जो उसको क्लीन करते हैं, जो उसका खराब अननेसेसरी पार्ट, एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस पार्ट जो प्ले का होता है उसको निकाल देते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। ये थॉमस बार्डलर ने दिया है टर्म, उसके नाम से ही जो है टर्म पड़ा है बार्डलरिज्म, जिसने क्या किया, पब्लिश किया एडिशन ऑफ शेक्सपियर फॉर फैमिलीज 1818 में। His vision removed sexual content and crude jokes, making plays more suitable for women and children. तो जो थॉमस बॉर्डलर ने क्या किया, जो भी शेक्सपियर के प्लेज में क्रूड जोक्स थे, जो सुटेबल नहीं था फैमिली के लिए, सेक्सुअल कंटेंट था, वो सब रिमूव किया, एडिट किया और उसको जो है उसको टर्म को नाम दिया बार्डलरिज्म, उसको बार्डलराइज किया, सेंसर किया उनके प्लेज को, शेक्सपियर के प्लेज को। अब लॉन्ग पोएम जो है 1593 में जो लिखी है, वेनस एंड एडोनिस, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये प्रिंट हुई थी 1593 में, किसने की, रिचर्ड फील्ड ने। एज अ कॉटो पैम्पलेट इट वाज शेक्सपियर्स फर्स्ट वर्क इन प्रिंट, पहला शेक्सपियर का वर्क था जो प्रिंट हुआ है 1593 में। 1593 में जो है प्रिंट हुआ है, किसने किया है प्रिंट, ये किया है रिचर्ड फील्ड ने। रिचर्ड फील्ड ने जो है 1593 में ये प्रिंट किया फर्स्ट क्वार्टो पम्पलेट में। ये शेक्सपियर का पहला वर्क है जो प्रिंट हुआ है, इतने वर्क्स में से सबसे पहला वर्क है जो प्रिंट हुआ है 1593 में, वेनस एंड एडोनिस। ये लिखा है प्लेग ईयर में, मतलब लंदन में प्लेग चल रहा था, प्लेग आया था, तो वो बीमारी आई थी, तो उस टाइम जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा वेनस एंड एडोनिस 1953 में, कि जब थिएटर्स क्लोज हो गए थे, जब क्लोज हो गए प्लेग ईयर में, बीमारी फैली, तो ये इसने शिफ्ट किया किसकी तरफ, पोइट्री की तरफ। विलियम शेक्सपियर ने पोइट्री की तरफ शिफ्ट किया और इन्होंने लिखा वेनस एंड एडोनिस। It became most popular work in his lifetime, reprinted about 10 to 16 times by 1640. लगभग 10 से 16 बार इस वेनस एंड एडोनिस को प्रिंट किया गया 1640 में। ठीक है, प्रिंट किया गया बार बार इस वेनस एंड एडोनिस को। आगे बात करेंगे यॉनर क्या है। ये नरेटिव माइनर एपिक पोएम है और एपिलियन ड्रॉन फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, ओविड की मेटामॉर्फोसिस से जो है इसको कॉपी किया गया, इससे जो इंस्पिरेशन ली गई है। और 6 लाइन स्टेंजा में है, 6 आयामिक पेंटामीटर इसकी स्कीम है, ए बी सी सी राइम स्कीम है, और उनको उसको डब्ड किया गया बाद में वेनस एंड एडोनिस स्टेंजा। इसके 199 स्टेंजाज हैं। कितने स्टेंजाज हैं? 199 स्टेंजा हैं वेनस एंड एडोनिस के। 6 लाइन स्टेंजा हैं आयामिक पेंटामीटर में। और उसके बाद जो है इन्होंने वेनस एडोनिस को जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये स्टोरी क्या है। Once upon a time, Venus, the goddess of love, spotted the most handsome young man she had ever seen, Adonis, a fearless hunter. Venus एक गॉडेस ऑफ लव है, उन्होंने एक हैंडसम यंग मैन देखा और जिसका नाम है एडोनिस, एक फियरलेस हंटर है यंग मैन। वो देखा तो उससे बड़ी इंस्पायर हुई, बड़ी जो है अट्रैक्ट हो गई वेनस। The moment she laid eyes on him, she fell deeply in love. She rushed to him, wrapped him in her arms, and begged him to stay with her, showering him with kisses and sweet words. जैसे ही उसने एडोनिस को देखा, उसको जो है प्यार हो गया वेनस को एडोनिस के साथ, उसको पकड़ा और रैप किया, अपने आर्म्स में रखा। वो वेनस जो है गॉडेस ऑफ लव थी, आर्म में रैप किया, उसको बोला मेरे साथ ही रहे, उसको किस किए, उसको स्वीट वर्ड्स बोले मेरे पास ही रहे, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। किसने बोला? वेनस, गॉडेस ऑफ लव ने बोला किसको? एडोनिस को। But Adonis, proud and cold, was only interested in the thrill of the hunt. He laughed at love, brushed off her embraces, and told her he preferred chasing wild animals in the forest to wasting time with silly romance. तो जो एडोनिस था वो प्राउड था, कोल्ड माइंडेड था, मतलब कोल्ड हार्ट का था, घमंडी था। वो सिर्फ हंटिंग करना चाहता था, थ्रिलिंग करता था। वो प्यार के मामले में हंसता था, बोलता प्यार क्या है, और इसको ये प्यार नहीं मानता। ये इसने चेज किया, मैं वाइल्ड एनिमल्स को चेज करूंगा, फॉरेस्ट में जाऊंगा, यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा रोमांस करने में, वेनस के गोदी में या वेनस के जो है प्यार में मैं नहीं रहूंगा। किसने बोला? एडोनिस ने बोला।
Venus tried every trick to win his heart. She praised his beauty, warned him of the dangers of the forest, and pleaded him to stay with him where it was safe. She even offered him all the pleasures a goddess can give, but Adonis was stubborn. He pulled away from her grasp and ran after his hounds into the dark woods seeking adventure. वेनस ने हर एक कोशिश की उसका दिल जीतने की, एडोनस की, उसको प्रेज की, उसकी खूबसूरती को प्रेज किया, उसको वार्निंग भी दी, प्यार से भी समझाया और वार्निंग भी दी कि फॉरेस्ट में जाएगा बड़ा खतरा है तेरे को, उसको रिक्वेस्ट भी बड़ी की वहां पे तो सेफ नहीं रहेगा, और उसको बोला जो भी तेरे को चाहिए एज ए गॉडेस मैं तेरे को सब कुछ दे दोगे मगर वहां यहां से मत जा। मगर एडोनस जो है वो शरारती किस्म का है, वो जो बोलने लगा, मैं जो उसने उसके हाथ छुड़ाए और वहां से भाग गया, बोलने लगा नहीं मैं चला जाऊंगा। वो फॉरेस्ट में चला गया, डार्क फॉरेस्ट में, और एडवेंचर करने चला गया। कौन? एडोनिस। Meanwhile, Adonis noticed Venus had noticed Adonis' horse chasing a mare wildly through the fields, mirroring the uncontrollable desire she felt for him. Even nature seemed to echo her passion. Despite her warnings, Adonis decided to hunt a fierce wild boar the next morning. तो क्या होता है कि वेनस जो है वो नोटिस करता है एडोनिस के हॉर्स को, और वो देखता है एडोनिस जा रहा है फॉरेस्ट में, वहां पे अनकंट्रोलेबल डिजायर होती है उसकी, जा रहा है वो, वेनस आप पीछे से देख रही है, बोल रही है कि नेचर भी इसको नहीं बचा सकता, नेचर भी इसको मेरे पास नहीं रख सका। वार्निंग भी दी वेनस ने। एडोनिस ने फिर डिसाइड किया कि मैं चला जाऊं, वहां पे बोर मिलता है, वाइल्ड बोर, वहां पे मॉर्निंग में उसको जैसे ही डॉन हो जाता है, रात को जो है चुप करके रहती है वेनस, सुबह क्या होती है, वेनस awoke with a star dark omens clouded her mind and she hurried into the forest. She searched frantically for Adonis, calling his name, terrified of what she might find. तो सुबह उठते ही एकदम चली जाती है, डरते डरते वो फॉरेस्ट में दौड़ के चली जाती है वेनस, सर्च करती है एडोनिस को, उसका नाम पुकारती है एडोनिस, एडोनिस ढूंढते ढूंढते जाती है फॉरेस्ट में। Then she heard the sounds of the hunt dogs barking, boar grunting and saw the ground stand red. उसने जब आगे पहुंची तो उसने देखा वहां पे हंटिंग डॉग्स थे, वो बार्क कर रहे थे, बोर्स थे, ग्रंट कर रहे थे, बड़े वाइल्ड एनिमल्स वहां पे थे, और नीचे जो है ब्लड पड़ा हुआ था। She stumbled upon Adonis lying lifeless, gored by the boar's tusks. Grief overwhelmed her. She cursed the fates and declared that from then on love would always bring fear, jealousy and sorrow so that everyone would know the pain she felt. उसके बाद जब देखती है उसको नीचे हुए, उसकी बॉडी नीचे गिरी हुई थी, एडोनिस की लाइफलेस था, उसकी डेथ हो गई थी, उसको वाइल्ड एनिमल्स ने मार दिया था, और उसके बाद वो बहुत दुखी हुई वेनस और बहुत नीचे गिर गई, बोलने लगी, बहुत ग्रीफ से बोलने लगी, ये किस्मत जो है बड़े खतरनाक होते हैं, और बोला ये सबके साथ ऐसा ही होगा, जो भी दुनिया में प्यार करेगा उसके साथ क्या होगा। उसने एक कर्स दे दी, एक मतलब भविष्यवाणी दे दी, उसको डर लगेगा, वो जलेगा, उसको जेलिसी होगी, उसको दुख होगा, उसको पेन होगा, जो भी इस दुनिया में प्यार करेगा। ये है वेनस एंड एडोनिस। वेनस कुड नॉट विन द लव ऑफ एडोनिस। नेक्स्ट जो पोएम है वो हम पढ़ेंगे आगे, इसका जो हम पढ़ेंगे, एज शी वेप्ट और एडोनिस बॉडी ड्रॉप्स ऑफ द ब्लड सीप्ड इनटू द ग्राउंड एंड फ्रॉम देम स्प्रोटेड डेलिकेट क्रिम्सन फ्लावर। वहां पे क्रिम्सन फ्लावर डाले उसने एडोनिस के, a symbol of beauty and the tragic fate of love. Venus then vanished into the skies. Venus जो है स्काई में चलेगी, heart broken, leaving behind the flower and reminder then love sweetness is always shadowed by the possibility of loss. तो लव जो करेगा वो लॉस झेलेगा, और वहां पे वो गॉडेस थी वेनस, तो वहां से वो हवा में गायब हो जाती है। उसके बाद दूसरी जो लॉन्ग पोएम है इसकी विलियम शेक्सपियर की, वो लिखी है 1594 में, द रेप ऑफ ल्यूक्री। द रेप ऑफ ल्यूक्री जो है ये भी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको डिस्कस करेंगे। Once in ancient Rome there lived a noble woman named Lucre, known for her unmatched beauty and unwavering virtue. She was married to Collatine, a brave Roman soldier. One evening, a group of Roman princes, including Collatine and Tarquin, the son of King Tarquin Superbus, sat drinking together at the military camp. तो एक बार क्या होता है कि एंशिएंट रोम है, रोम की में एक वुमेन रहती थी जिसका नाम था ल्यूक्री,
वो बहुत खूबसूरत थी, उसका कोई मैच नहीं था, बहुत उसके गुण थे, विर्च्यू था। उसने शादी की थी लुक्री ने किसके साथ? कोलेटाइन के साथ। कोलेटाइन भी रोम का ही एक ब्रेव सोल्जर था, उसके साथ शादी की थी। एक शाम को क्या होता है कि रोमन प्रिंसेस जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जिसमें कैलोटाइन था, एक टार्किन था। टार्किन जो है किंग टार्किन का बेटा जो है, वो टार्किन था, वो वहां पे होता है। वो ड्रिंक कर रहे होते हैं, कैलोटाइन भी वहां पे होता है, मिलिट्री कैंप होता है, कैंप में वो ड्रिंक कर रहे होते हैं रोमन सोल्जर्स। वहां पे वॉरियर्स, बड़े बड़े नाइट्स थे। तो जैसे ही एज दे बूस्टेड अबाउट देयर वाइव्स, कोलेटाइन डिक्लेयर्ड दैट नन कुड कंपेयर टू हिज लुक्रीज प्योरिटी एंड फेथफुलनेस। सारे जो नाइट्स वहां पे बैठे मिलिट्री कैंप में, वो बात करने लगे, कैलोटाइन हो, टार्क्विन हो, सारे मिलके वो बोलने लगे किसकी बीवी सबसे खूबसूरत है, सबसे अच्छी है। वहां पे कैलोटाइन बोलने लगा। कैलोटाइन ने अपनी वाइफ के बारे में बहुत प्रेज किया, बोला, डिक्लेयर कर दिया कि मेरी वाइफ लुक्री के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, उसकी प्योरिटी के साथ, उसकी फेथफुलनेस के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है उस दुनिया में, बहुत अच्छी है मेरी बीवी। कैलोटाइन बोलता है, कोलेटाइन बोलता है, कोलेटाइन। Intrigued, the men decide to visit their homes unannounced to see which wife was truly virtuous. When they reached Coletine's house, they found Lucre awake late at night, busy with her maids and household tasks, a picture of modesty and duty. तो बाकी को जो है जेलसी हुई, वो उसके साथ कंपटीशन करने लगे, और वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसके घर जाएंगे, विदाउट इसको बोले हुए इसके वाइफ को देखने जाएंगे कितनी वर्चुअस है। वो वहां पे चले जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कोलेटाइन वहां पे घर में होती है। वो लेट नाइट तक काम कर रही होती है, जागी होती है, ठीक है, घर के काम कर रही होती है। और वहां पे देखा कि वो मॉडेस्टी की पिक्चर वहां पे देखी है, अपनी ड्यूटी निभा रही है, अच्छे काम कर रही है, पायस है, प्योर है, फेथफुल है, वो सब उसको दिखता है टार्क्विन को। Tarquin, seeing her beauty and goodness, become instantly obsessed with desire. That night, a dark seed of lust took root in his heart. उस तरह जब देखता है टार्क्विन, उसी लुक्री को देखता है, वो बड़ी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, ऑब्सेस्ड हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है उसको, और लस्ट उसकी बढ़ती है। उसी रात को जो है उसके दिल में उसके खिलाफ लस्ट बढ़ती है, बोलती है इसको मैं अचीव करके ही रहूंगा। टार्क्विन उस रात को सो नहीं पाता है। His thought burned with longing and he resolved to possess Lucre at any cost. He rode back alone to Coletine's home under the guise of friendship. With Lucre welcomed him graciously, offering him food and lodging as was proper. तो टार्क्विन जो है वो वहां पे उसकी जो थॉट है, वो चाहता है कि मैं उससे जरूर मिलूं, मैं उसके पास जाऊं। फिर जाता है, लुक्री को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो वहां चला जाता है कोलेटाइन के होम में, उसके घर में चला जाता है, बोलता है कि मैं कोलेटाइन का क्या हूँ, दोस्त हूँ। जब लुक्री को पता चलता है कि यार मेरे हस्बैंड का ही, कोलेटाइन का ही दोस्त है ये टार्क्विन, तो वो उसको वेलकम करती है बड़े अच्छे तरीके से, अच्छा खाना देती है प्रॉपर तरीके से। बट इन द मिडल ऑफ द नाइट टार्क्विन स्लिप्ड इनटू आवर चैम्बर, sword in hand, and stood over her bed. He threatened to kill her and dishonor her memory if she did not submit to him. तो रात हो जाती है, तो रात को वो उठ जाता है टार्क्विन, अपनी स्वॉर्ड को लेके, तलवार को लेके चला जाता है लुक्री के रूम में। उसको थ्रेटन करता है, बोलता है अगर तूने हिला, तूने कुछ किया तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। और वो बेचारी चुप रह जाती है, उसको डिसऑनर करने का थ्रेट देता है, और बोलता है अपने आप को सबमिट कर ले, जो मैं बोलूंगा वो कर ले। Terrified for herself and her family's reputation, Lucre pleaded for mercy, but Tarquin's passion blinded him. He forced himself upon her, shattering her innocence. तो वो बहुत डरी गई, तो वो हावी, उसने वो रिक्वेस्ट की लुक्री में, मत कर मुझे मर्सी, मेरे पे रहम कर, मत कर मुझे मेरी ऑनर को मत लूट, मेरी इज्जत को मत लूट। मगर वो टार्क्विन बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है उस पर, और उसको जो है बख्शता नहीं है। After he left, Lucre lay in despair. She mourned her lost honor and struggled with the shame of agony and what had happened. At dawn, she sent messengers to summon her father, Lucretius, and her husband Coletine to her side. तो लुक्री जो है बहुत दुख हो जाता है उसको कि मेरे साथ बहुत गलत किया इसने, ये मेरी इज्जत लूट ली। और वो रोती है, पिटती है, स्ट्रगल करती है, बोलती है शेम हो गई, दुख होता है उसको। और वो मैसेंजर को बोलती है तू जा मेरे बाप को बुला, जिसका नाम ल्यूक्रिटस है, ल्यूक्रिटस को बुलाती है। कोलेटाइन अपने हस्बैंड को बुलाती है। व्हेन दे अराइव्ड
They found her pale and trembling, with tears streaming down her face. Lucre recounted the terrible deed, naming Tarquin as her violator. तो वो वहां पे बोलती है, रोती पीटती मरती हुई बोलती है उनको, ल्यूक्रेटियस को बोलती है, कोलेटाइन को बोलती है कि मेरे को जो है इसी टार्क्विन ने मेरे को वायलेट किया और उसने मेरे साथ बलात्कार जो भी किया बहुत गलत किया मेरे साथ उसने. Overcome with grief and rage, her father and husband swore vengeance, but Lucre, unable to bear the dishonor, stabbed herself with a dagger in front of them. As her life blood spilled, her death became a rallying cry. तो वो जैसे उसके फादर को पता चल जाता है, फादर बोलता है मैं इसका बदला लूंगा, हस्बैंड भी बोलता है मैं बदला लूंगा, टार्क्विन से बदला लूंगा, मगर लुक्री जो है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपनी बेइज्जती, इतना ह्यूमिलिएशन, इतना डिसऑनर बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपने आप को काट लेती है, अपने डैगर से ठोक लेती है, तो वो नीचे पड़ जाती है, ब्लड निकल जाता है. Palatine and Lucretus lifted her body all to see, and Roman people outraged by crime and king's tyrannical family rose up. और वहां पे जो है ल्यूक्रेटस और उसका जो कोलेटाइन है उसकी बॉडी उठाते हैं, रोम में चल ले जाते हैं, बोलते हैं देखो टायरनी है, कितना जुल्म किया किंग ने हम पे, किंग के बेटे ने बलात्कार किया इसको ल्यूक्री को, तो सब पूरे रोम में फैल जाता है. द पीपल वो टू ओवरथ्रो द टार्क्विन एंड फ्रॉम द ट्रेजेडी ऑफ ल्यूक्रीज डेथ द सीड ऑफ रेवोल्यूशन वर सोन. तो टार्क्विन की डेथ के बाद एक रेवोल्यूशन आ जाता है, लोग किंग के खिलाफ हो जाते हैं. The Romans drove out the king's family, ending the monarchy and founding the Roman Republic. Roman जो है वो चले जाते हैं और बोलते हैं हम इसको खत्म कर